हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 35 जो कि होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर और स्टेनो के जो भर्ती आई है उससे संबंधित जो है फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में है। फुल प्रैक्टिस सेट है जिसमें 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 जीएस और 25 सबसे लास्ट में मैथ के हम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका पहले पिछले का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से इसका पिछला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी के सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो है ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। गद्यांश कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया पहला गद्यांश से कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार आपको इसका आंसर बताना है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक चीजें इसमें से क्या है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे आवश्यक है गद्यांश के अनुसार अहिंसा और प्रेम। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, अहिंसा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। गद्यांश को पढ़िएगा, इसका आंसर ए पार्ट निकल के आएगा आपका, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। ठीक है, नितांत शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल जो है नितांत का अर्थ होता है एकदम, पूरी तरह या फिर बिल्कुल कह सकते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपका ये गद्यांश से लास्ट क्वेश्चन होगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा डी पार्ट, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात करना है। ठीक है, संज्ञा क्या किसका ज्ञात करना है, जो रेखांकित किया हुआ है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अब यहाँ पे सुंदरता शब्द रेखांकित है, यह किस प्रकार की संज्ञा इसमें व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो सुंदरता जो है ये किसका जो है वर्णन कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ताजमहल की सुंदरता बता रहा है, मतलब ताजमहल को वर्णन कर रहा है कि ये क्या है, सुंदर है। तो ये भाव व्यक्त कर रहा है कि ताजमहल कैसा है, सुंदर है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है टोटल। तो हिंदी में सर्वनाम संख्या कितनी है टोटल, 11 है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। मनोरम शब्द जो दिया गया है किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये रेखांकित शब्द मनोरम जो है ये किसका है, ये दृश्य का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है कि किस प्रकार था, मनोरम था। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में पढ़ता है का पद जो है, इस पद का हमें परिचय देना है, ये किस प्रकार है, जो कि आपके ऑप्शन में अगले में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है शब्द के लिए हमें बताना है कि किस प्रकार का चीज है। पद पद परिचय देना, इसको कहते हैं पद परिचय देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पढ़ता है तो ये किस प्रकार की क्रिया है, तो एक प्रकार ये मोहन पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये कृतवाच्य है। ठीक है, वर्तमान काल में है, पढ़ता है, ता है, ती है, तो ये सभी आते हैं वर्तमान काल। पुल्लिंग है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पुल्लिंग है, एक वचन है और इसका कर्म क्या है, पुस्तक है। तो ये इसके लिए सुटेबल है, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मैं अफसोस मैं नहीं जा सका, इस रेखांकित शब्द का अपव्यय का प्रकार बताना। यहाँ पे जो रेखांकित किया हुआ है अफसोस, इसका हमें अपव्यय का प्रकार बताना है, किस प्रकार का ये अपव्यय है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए। ठीक है, अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें अफसोस किस प्रकार का अपव्यय है। तो अफसोस इसमें अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से शोक व्यक्त करा है, तो शोक सूचक अपव्यय हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हमें जोड़कर बताना है। ठीक है, इसमें सूची को मिलान करना है। कलभ, कलभ किसको कहते हैं, कलभ कहा जाता है, इसमें से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा 3 पार्ट। ठीक है, कलभ हम कहते हैं हाथी के बच्चे को। पिल्ला जो होता है ये कहा जाता है कुत्ते के बच्चे को। ठीक है, बछड़ा जो होता है ये किसके बच्चे को कहा जाता है, तो ये गाय के बच्चे को कहते हैं। पाड़ा, पाड़ा जो होता है ये भैंस के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, और चूजा जो होता है मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है।
तो इस प्रकार इसका मिलान जो है आपका देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन से करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः कौन सा है? ठीक है, इसमें कारक बताना है। तो यहाँ पे बालक ने जो दिया गया है ये क्या है, ये कर्ता है। ठीक है, बालक क्या है, कर्ता है बालक ने, तो कर देखिए ने परसर लगा तो कर्ता कारक हो जाएगा यहाँ पे। पत्थर जो दिया गया, पत्थर क्या है, पत्थर से जो है ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, पत्थर से क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे मारा, तो मारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, मारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, कर्ता करण कर्म इसमें एक साथ लगा हुआ है। तो कारक इस तरीके से कर्ता कर्म करण, मतलब 3 प्रकार के इसमें कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, श्याम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? ठीक है, यहाँ पे इस वाक्य में हमें बताना है मैं पढ़ूंगा जो लिखा है किस प्रकार का उपवाक्य है। तो मैं पढ़ूंगा ये आ जाता है आपका संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विचार करना है। ठीक है, अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरद, इसमें से बताना है उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं, मतलब कि 2 और 3 शुद्ध है, कि 1 और 2 शुद्ध है, या फिर 1 3 4 शुद्ध है, या फिर 2 3 4 शुद्ध है। इसमें कैसे कौन कौन से शब्द शुद्ध शब्द दिए गए हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अतिशयोक्ति हो गया, मरीचि हो गया और नीरद हो गया, ये सही है। दुर्गत गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दुर्गत क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, मतलब उपसर्ग जो लगा हुआ है वो गलत रूप से लगा हुआ, किस ऑप्शन में लगा हुआ है? ठीक है, जैसे कि निम प्लस अज्जित निमज्जित लिखा है, और यही हमारा जो है गलत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निम जो उपसर्ग लगा हुआ है ये गलत है। इसका अगर सही रूप से देखते हो तो नी प्लस मज और प्लस वक्त। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आधा का और ता होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो निम प्लस मज यहाँ पे नी प्लस लगना चाहिए था, जो कि निम लगा है, तो गलती यहाँ ए पार्ट में ही गलती है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश जगदीश में कौन सी संधि है? ठीक है, जगत प्लस ईश जगदीश में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे देखिए ता का यहाँ पे दा हो जा रहा है, तो इस तरीके से अगर आपको कहीं मिलता है तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम इसमें से अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास कहेंगे, तो यहाँ आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद की बात करेंगे तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है। पार्वती महेश्वरी, ठीक है, व्यवहारिक अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के, यहाँ पे हमें समानार्थी वाली जोड़ी बताना है कि जिसमें दोनों समान रूप से लिखा हुआ है, मतलब दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के हैं, तो वो हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, पार्वती का पर्याय या समानार्थी शब्द जो होता है वो क्या होता है, महेश्वरी होता है, यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, बहिरंग का विलोम शब्द बताना है। बहिरंग, बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बी पार्ट है। ठीक है, बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है उसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है उसको हम एक शब्द में पाथेय कहते हैं। ठीक है, पाथेय, तो पाथेय शब्द क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, खाना बदोश क्या होता है? तो खाना बदोश मतलब कि जिसका ठौर ठिकाना ना हो उसको हम कहते हैं खाना बदोश। बाकी उपहार पता है, उपहार मतलब कि सुबह या शाम को किया जाने वाला जो हल्का भोजन होता है उसे कहते हैं उपहार। ठीक है सॉरी, इसके बाद स्व अल्पाहार की अगर हम बात करें तो स्वल्पाहार जो है ये बहुत कम भोजन करना, उसको हम कहते हैं स्वल्पाहार। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए मुहावरे उनके अर्थ जोड़े क्रम में पहचाना, जो जोड़ा गलत है उसको पहचानना है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि स्वावलंबी होना, तो ये तो सही है। ठीक है, आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, तो ये भी सही है। आसन डोलना मतलब विचलित ना होना, तो यही गलती किया गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आसन डोलना विचलित ना होना गलत है। आसन डोलने का अर्थ हो जाता है किसी कारणवश मन का विचलित होना, तो यहाँ पे ना होना जो था यही गलत हो जाएगा।
आसमान टूट पड़ना तो मतलब गजब का संकट पड़ना, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या है, आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलिए अगला प्रश्न। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य बताना है। ठीक है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य होगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, जनरली सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया आता है, तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सरल वाक्य में हो जाएगा। चलिए इसमें से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है अगले क्वेश्चन में। 24 में ये दिया गया है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद और ऑप्शन देख लेते हैं, बी पार्ट। यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी पार्ट, मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं बी पार्ट में, तो अच्छा के साथ जो सद्भाव लगा हुआ है ये गलती किया हुआ है। ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद विकल्प सी में अगर हम देखेंगे तो अधिकांश के साथ यहाँ जो भाग लगा हुआ है ये गलती किया गया है। और इस बात का स्पष्टीकरण के साथ करना ये गलत है। ठीक है, स्पष्टीकरण अगर लगाएंगे तो करना शब्द नहीं लगाएगा, तो इन तीनों में जो है ये गलती किया गया है, तो बाकी ए पार्ट ही करेक्ट है। चलिए, चरण कमल बंदो हरिराई में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार की बात करेगा तो इसमें कौन सा अलंकार आता है इसमें, तो बी पार्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक आपको पैसेज दिया गया है, वो भी इंग्लिश के, और इस पैसेज को पढ़ के आपको इंग्लिश के जो है 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, पैसेज को पढ़ लीजिएगा आपका लोग वीडियो पॉज करके, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इसको रीड करना है, फिर इसमें से बताना है कि गलती क्या है और सही क्या है, दोनों स्टेटमेंट से और बी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो दिया गया है, क्या दिया गया, द ट्रेंड्स ऑफ सेलिब्रेशन the trends of celebrities advertising product started in 2000, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, however the trends is no longer so popular with the current generation। अब इन दोनों को जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उस गद्यांश के अनुसार बताना है कि ये सही है दोनों विकल्प या गलत है दोनों विकल्प। गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले का जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा, सेलिब्रिटीज के द्वारा उत्पादों का विज्ञापन करने का चलन सन 2000 से शुरुआत हुआ। और दूसरा है कि हाउएवर, मतलब कि हालांकि यह प्रवृत्ति जो है, ये ट्रेंड वर्तमान पीढ़ी में उतनी लोकप्रिय नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों गलत है। आप पैसेज को पढ़िएगा तो उसमें जो है दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड सेलिब्रिटीज का होना जो एडवर्टीजमेंट में, ये 2000 के पहले से ही शुरू हो रहा था गद्यांश के अनुसार। यहाँ पे लिखा है कि 2000 से शुरुआत हुआ, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेंड्स ऑफ सेलिब्रेशन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स आजकल भी जनरेशन में प्रचलित है। यहाँ पे क्या लिखा है कि नो लॉन्गर सो पॉपुलर विथ द करंट जनरेशन, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हाउ कैन ब्रांड्स इंक्रीज दियर सेल्स। ठीक है, हाउ कैन मतलब कैसे ब्रांड्स अपने सेल्स को इंक्रीज करते हैं ये बताना है। ठीक है तो ब्रांड्स अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लोगों में फैमिलियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बाय मेकिंग पीपल फैमिलियर विद देयर प्रोडक्ट। तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में स्टेटमेंट्स है, मोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, अधिकतर जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं वो क्या होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती हैं। और दे कैन मेक यू फैट, मतलब आपको वो मोटा बना सकती हैं। इन अ वे दैट आर नॉट हेल्दी, मतलब कि दैट इज नॉट हेल्दी, मतलब कि वो हेल्दी नहीं होती इस प्रकार। सी है, सेलिब्रिटीज बिकम फेमस बाय प्रोमोटिंग सॉफ्ट ड्रिंक। सेलिब्रिटीज जो है वो फेमस होती हैं बाय प्रमोट करके सॉफ्ट ड्रिंक्स को। तो यहाँ पे इन तीनों को हमें बताना है इसमें से क्या क्या सही है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ए और बी जो है ये सही है, बाकी सी है क्या है, गलत है। ठीक है, सी गलत है, क्योंकि अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं, कार्बोनेटेड होती हैं और वह मोटापे का कारण बनती हैं, और ये सेहत के लिए क्या होती हैं, अच्छी नहीं होती। तो ये सही है, लेकिन सेलिब्रिटी सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करके फेमस हो जाते हैं, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, इमुलेट जो पैरा नंबर 3 में यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है।
ये क्या है, मतलब किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तो इमुलेट मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है, अनुसरण करना इसका अर्थ हो जाता है। और ये किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है, तो अनुसरण करना का प्रयोग जो है वर्ब के रूप में किया गया है। आप पढ़िएगा देखिएगा, तो डी पार्ट इसके लिए करेक्ट है। चलिए, व्हिच वर्ड इन पैरा नंबर 1 मीन्स द सेम एज अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ शॉक एंड एंगर। इसके लिए एक शब्द में हम क्या प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं आउटरेज, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। आउटरेज मतलब होता है कि क्रोध या आक्रोश की तीव्र भावना, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, ठीक है, मोटापा। एडवोकेट जानते होंगे, एडवोकेट मतलब अधिवक्ता, वकील कह सकते हैं इसको। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र या नीतियाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बताना है कि इसमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है और बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो 31 का इस तरीके से दिया गया कि स्टेट लॉ डैश द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इनसाइड द स्टेडियम। यहाँ पे क्या भर दे जिससे कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रिक्त स्थान में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मतलब जो कानून है, राज्य का कानून है, वो सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज मतलब बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज का बेचना इनसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर बेचना क्या है, तो उसको क्या क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, ठीक है, बैन किया गया है, इस तरीके से मना किया गया है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट टू इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। 4 सेगमेंट में बांटा गया सेंटेंस को। ऑल्दो वी हैड, एक सेगमेंट ये हुआ। वेरी गुड बैट्समैन दूसरा सेगमेंट। वी कुड नॉट बी एबल टू तीसरा, और चौथा हाई स्कोर, स्कोर हाई। यहाँ पे किस वाले सेगमेंट में गलती किया गया। तो 32 में अगर हम देखते हैं तो बी पार्ट जो लिखा हुआ है, वी कुड नॉट बी एबल टू, ठीक है, ये वी कुड नॉट बी एबल टू की जगह होना चाहिए था वी कुड नॉट का प्रयोग, ठीक है। वी कुड नॉट बी एबल टू के जगह पे वी कुड नॉट का प्रयोग करना यहाँ पे उचित होगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमें नो सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो कि दिया गया है इस तरीके से कि व्हेन ही हैंड इन हिज होमवर्क, ये इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है। ही फॉरगॉट टू गिव अ टीचर द लास्ट पेज, ठीक है। व्हेन ही हैंड इन हिज होमवर्क, अब इसमें हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें दिए गए अगर हम बात करेंगे तो जब वो अपना होमवर्क सौंपता है तो शिक्षक को अंतिम पत्र देना भूल जाता है, इसका यह अर्थ हो गया। अब यहाँ पे इसमें इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन ही हैंड इन हिज होमवर्क, तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके जगह पे व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क का प्रयोग हम कर सकते हैं, मतलब कि हैंड इन मतलब कुछ किसी को कुछ सौंपना, हैंड इन मतलब किसी को कुछ सौंपना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम व्हेन ही हैंडेड हिज वर्क, व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क का प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आंसर इसका डी पार्ट, व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क, इसका ये सही है, ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड बताना है इसमें से कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एम्बेसडर, तो एम्बेसडर का गलत जो है वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका गलत सही जो होगा वो क्या होगा, AMBASS, ये होता है, जबकि यहाँ पे सिंगल एस लिखा जो कि गलत है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है राजदूत, बाकी सारे सही हैं। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब हमें पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है, ये रैप्चुअरस, ठीक है, रैप्चुअरस का पर्यायवाची। तो रैप्चुअरस मतलब होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम प्लीजर, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर बेहद खुशी व्यक्त करना या बेहद खुशी होना, बेहद खुश होना। तो यहाँ पे इसके लिए अर्थ हो जाएगा डिलाइटेड, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलाइटेड मतलब अत्यधिक आनंद होना। तो आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बताना है विलोम शब्द मतलब कि एंटोनेम मतलब कि विलोम किसका, फ्रिवोलस, फ्रिवोलियस का हमें विलोम शब्द बताना। तो इसका फ्रिवोलियस का हमें अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छिछोरा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, छिछोरा, या फिर इसको कह सकते हैं मूर्खतापूर्ण। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इसमें से, वाइज, वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है, अक्लमंद। पेटी का क्या अर्थ होता है, पेटी मतलब होता है अल्प, अल्प या फिर तुच्छ से कह सकते हैं, ठीक है। आइडल, आइडल मतलब बेकार, इसका इस आइडल का अर्थ क्या होता है, बेकार, ठीक है। क्विट, क्विट मतलब होता है शांत, ठीक है, कि क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। चलिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना किसका, इसका, अ पर्सन हु लाइव्स अ सोलिटरी
लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल। इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ क्या बदलने का, पहले ये जानिए। 37 में अगर देखते हैं तो मतलब कि बैरागी अथवा एकांतवासी, मतलब कि एकांत में जीवन व्यतीत करने वाले के लिए हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेक्लूस। क्या कहते हैं, रेक्लूस जो कहते हैं, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। वागाबांड जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब, मतलब उसको कहेंगे वागाबांड। हिंदी में इसको आवारा कहते हैं, ठीक है, आवारा, तो आवारा हो जाएगा। गुरु, गुरु जो दिया गया है इसका अर्थ होता है अ स्पिरिचुअल लीडर और टीचर, गुरु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संत, संत जो जानते हैं रिलीजियस पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन 37, 38 हो गया, 38 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज ऑफ द हार्ट। अब इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो मतलब कि जो मतलब इसमें क्या है कि जो ऐसा जो ट्रीट करता हो, किसके लिए, डिजीज ऑफ हार्ट, हार्ट मतलब दिल की बीमारी को सही करता है, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा, मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। द वाइज एंड वेयर फोर्स, इसका अर्थ क्या होगा, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कारण या किसी कारण से कोई चीज घटित हो रही है, अर्थात इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब अंडरलेइंग रीजन, ठीक है, अंडरलेइंग रीजन इसके लिए अर्थ हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगले में भी हमें इडियम का ही अर्थ बताना है। टू ब्रेक इनटू टीयर्स, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब कि अचानक जोर से रोना, इसका अर्थ क्या होता है, अचानक जोर से रोना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू क्राई सडनली। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। पैसिव फॉर्म बताना है, एक्टिव फॉर्म दिया गया है। समवन हैज ईटन द आइसक्रीम, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो समवन हैज ईटन द आइसक्रीम, इसका अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो ये देखिए पहले सेंटेंस जो है किस टेंस में है, तो ये देखिए हैज प्लस ईटन लगा हुआ है, मतलब हैज का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। तो बी पार्ट अगर हम देखते हैं तो द आइसक्रीम हैज बीन ईटन बाय समवन, तो ये इसके लिए सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 42 है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वर्ड है, हमें वर्ड जो दिया गया है, सेंटेंस जो दिया गया है वो दिया गया, द गवर्नमेंट एडमिट्स दैट द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस ऑन द राइज, इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा, तो इसका अगर हम देखते हैं ये वो जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, इसका डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज ऑन द राइज कामा द गवर्नमेंट एडमिट्स, तो यही इसके लिए सही है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इसमें से ग्रामेटिकल एरर बताना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर किया गया है, कहाँ पर। आई एम गेटिंग यूज टू ड्राइव ऑन द बिजी रोड्स ऑफ द क्राउडेड सिटी, यहाँ पे गलती कहाँ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए ड्राइव ऑन जो लिखा हुआ है, ड्राइव ऑन की जगह ड्राइविंग ऑन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आई प्लस एम प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ING फॉर्म यहाँ पे लगता है, तो ड्राइव ऑन की जगह ड्राइविंग ऑन लगना चाहिए था, तो यहाँ पे गलती किया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन टेंस, करेक्ट टेंस बताना, हैड फिनिश्ड जो है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस टेंस में लगता है, तो ये बताना, तो ये लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लगता है कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में हमें रीअरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है। दैट द अर्थ हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इट वाज कॉपरनिकस रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे इसको हमें रीअरेंज करके एक सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा इट वाज कॉपरनिकस, पहला तो ये हो जाएगा, फिर आएगा हु फर्स्ट डिस्कवर, ठीक है, इट वाज कॉपरनिकस था, हु फर्स्ट डिस्कवर उसने पहले डिस्कवर किया, दैट की क्या डिस्कवर किया कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, तो यहाँ इसके लिए रीअरेंज हो जाएगा सी पार्ट, रीअरेंज शब्द में सी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 46 से लेकर 50 तक आपको ये फॉलोइंग पैसेज है, पैसेज में आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, केयरफुली भरना है आपको। 40 से 50 में कुछ इस तरीके से पैसेज दिया गया, अ कैशलेस इंडिया द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया इज रियलिटी, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डैश, अब यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, अ कैशलेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, तो पहले नंबर पर हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेगा
क्रिएट, ठीक है, क्रिएट भरा जाएगा। क्रिएट अ कैशलेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, मतलब कुछ नया उत्पन्न करना या अस्तित्व में लाना। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कैशलेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, देश में कैशलेस इन्वायरमेंट बनाने का जो है प्रयत्न किया या कुछ नया उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जो है ट्राई किया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, क्रिएट भरा जाएगा। इसके बाद है डीमोनेटाइजेशन अपीयर्स टू बी स्टेपिंग डैश इन दैट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्च्ड भरा जाएगा। लॉन्च्ड मतलब कि कोई नया कार्य शुरू किया गया। तो डीमोनेटाइजेशन अपीयर्स टू बी स्टेपिंग लॉन्च इन दैट डायरेक्शन। अब इसके बाद टू हेल्प फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट इवेंट डैश इट इज ओन ऐप भीम बिल्ट फॉर द सेम पर्पज। अब यहाँ पे भरा जाएगा ईज, ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा ईज, ठीक है, यहाँ पे मतलब ईज का प्रयोग होगा, क्योंकि ईज मतलब होता है आसानी से। इट्स ओन ऐप उसने लॉन्च किया, कौन, भीम, बिल्ट फॉर द सेम पर्पज, इसी पर्पज के लिए जो है लॉन्च किया। इसके बाद द डैश ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज प्रॉबली द बिगेस्ट मोटिवेटर टू गो डिजिटल। तो यहाँ पे भरा जाएगा द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। अब ये आपके ऑप्शन में इधर दिया गया चारों, ठीक है, कि क्या क्या भरना है आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके देख सकते हैं आप कि 46 में क्या भरा जाएगा, ठीक है, 46 के लिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या भरा जाएगा। आपको इस तरीके से ऑप्शन में पढ़ के इसके बाद भरना है। तो यहाँ पे हमने क्या भरा था, क्रिएट, ठीक है, आपको एक एक करके वहाँ फिलअप करना है, लगाना है। इसमें क्या हो जाएगा 47 में स्टोन भरा जाएगा, ठीक है, स्टोन का प्रयोग होगा। इसके बाद 48 में क्या भरा जाएगा, 48 में क्या भरा जाएगा, 48 में लॉन्च्ड भरा जाएगा। फिर 49 में ईज भरा जाएगा, 50 में हम भरेंगे बेनिफिट्स। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद फिलअप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम जीएस के, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 50 और बाकी हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गायत्री मंत्र जो होता है ये किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो ये हमें मिलता है सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखा हुआ। तो आंसर इसका सी ऑप्शन, ठीक है, ऋग्वेद में, 4 वेद में सर्वाधिक प्राचीन है ऋग्वेद, और यहीं पर जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, कहाँ पर, तीसरा मंडल, ठीक है, टोटल 10 मंडल हैं, तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ये भी याद रखिएगा। और इस मंत्र के रचयिता याद रखिएगा कौन है, ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, ठीक है, इसमें से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित था, तो वो है बोध गया, ठीक है, बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। गृह त्याग करने के बाद जो है सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया, और इसके बाद जो आलार कलाम थे वो क्या थे, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है निरंजना नदी के किनारे बोध गया के निकट जो है इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसमें से 4 अश्वमेध यज्ञ, तो ये किया गया था प्रवर सेन फर्स्ट के द्वारा, ठीक है, प्रवर सेन फर्स्ट कौन था, तो ये बिंद शक्ति के बाद ये पुत्र था तथा उत्तराधिकारी प्रवर सेन फर्स्ट जो था 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक ये शासक बना था, और ये वाकाटक वंश का था, ठीक है, वाकाटक वंश का शासक था, ठीक है, वाकाटक किस वंश का था, वाकाटक वंश का ये शासक था, और ये अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और इसने प्रवर से प्रथम में मतलब 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और प्रत्येक यज्ञ जो है सैनिक अभियान की समाप्ति पर किया था। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में, खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में, घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 में, चंदेरी का युद्ध 1530, जो कि गलत है, ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, कब हुआ था, 1528 में, और यहाँ पे 1530 दिया गया, तो यही डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा
उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? दक्षिणामूर्ति प्रतिमा। दक्षिणामूर्ति प्रतिमा की अगर हम बात करेंगे तो ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है इन्हें, शिव जी को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। और ये ब्रह्म के पुत्र सनत कुमार को भगवान शिव ने जो है दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट होकर ज्ञान प्रदान किया था, तो वही मूर्ति है। तो यहाँ आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इनमें से कौन भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? ये दिया गया है ऑप्शन इस तरीके से कुछ, इसमें से कौन जो भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? तो क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बैरन द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप जो पड़ता है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ठीक है। तो यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सर्वप्रथम पहला उद्गार जो हुआ था इस ज्वालामुखी में, वह हुआ था 1787 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम इनमें से किसमें है? तो वो है हरियाणा में। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का जो स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। जो छोटे अणु जो है मिलकर बड़ा अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन के अणु जो है मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं। इस दौरान बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1993 में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को सर्वप्रथम अपनाया गया था। मतलब भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्वनि प्रदूषण को मापने में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसमें से चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे फल पकाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक गैस होती है एसिटिलीन गैस, जिसका भी प्रयोग हम किसमें करते हैं? फलों को पकाने में काम आता है। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64। हाँ, अब अगला देखते हैं 65। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क किसका जो है ये अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है ये किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का इसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O, ठीक है। तो इसमें एल्युमिनियम है, तो बॉक्साइट जो होता है किसका है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो आंसर बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? इसमें जैविक नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए, बीएमडी परीक्षण का फुल फॉर्म, बीएमडी का फुल फॉर्म बताना है। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बीएमडी परीक्षण जो है बोन मिनरल डेंसिटी, जो कि ये हमारी हड्डी के किसी क्षेत्र में कैल्शियम और अन्य प्रकार के खनिज की मात्रा कितनी है ये माप करता है। तो आंसर बी ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो पड़ता है ये माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो यहीं पर स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना किया गया। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। CPU कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ये कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? तो 24 जनवरी 2018 से जो है इसको शुरुआत किया गया है। 24 जनवरी से मनाया जा रहा है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म
रॉन्टिजन के द्वारा किया गया था। तो रॉन्टिजन ने इसमें से आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कब किया था? 1895 ईस्वी में। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है अगले क्वेश्चन में। 72 में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसी से कॉम्बिनेशन बनाना है कि 15 का कॉम्बिनेशन कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 का 36 प्लस 2, 2 दूनी 4, तो 36 4 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 4 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 9 25 हो जाएगा। और 40 माइनस अगर 25 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 माइनस 25 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 15 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर देखते हैं दूसरे में तो यही विधि लगाते हैं। तो 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब 11 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 के रही हम 121 प्लस 8 टाइम 64 जोड़ेंगे 185 आ जाएगा। और इसी प्रकार 7 सतह 49 प्लस 6 का 36 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 85 आ जाएगा। अब जब घटा देंगे 185 में से 85 तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही विधि इसमें भी लगाएंगे। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 81। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 दाई 100। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 181 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। इसमें से फिर हम घटा देंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 131। राइट आंसर यहाँ पे 131 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला में आगामी संख्या बताना है। यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए श्रृंखला में एकांतर क्रम में आगे से और फिर पीछे से एक संख्या लुप्त होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 8 है, 8 4, यहाँ पे देखिए 8 9 से शुरुआत होगा और यहाँ पे फिर इसके बाद 8 9 हो गया। अब यहाँ पे जो 8 4 है, यहाँ से एक 4 गायब हो गया, मतलब एक के बाद एक लुप्त होती है। इस प्रकार पीछे से एक संख्या लुप्त होकर अगली संख्या जो होगी एक किस में होगी? विलुप्त संख्या डी पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में लुप्त संख्या बताना है। अगली वाली संख्या बताना है, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस प्रकार 37 से 40 कैसे आएंगे तो +3 करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम 40 से 45 जाएंगे तो कितना जाते हैं? +5 करते हैं। इसी प्रकार 45 से 52 जाते हैं तो कितना करते हैं? तो +7 करते हैं। और 52 और कितना 61 होता है तो +9 61 होता है। 61 और से 72 जाएंगे तो +11 हो जाएगा। 72 से 85 जाएंगे तो +13। ठीक है, तो देखते हैं क्या 3 5 7 9 11 13 जुड़ रहा है। तो 13 जो जुड़ रहा है इसमें अगर हम +15 जोड़ देते हैं 13 के बाद, ठीक है, 11 2 13 2 15 2 2 प्लस करके जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 13 2 15 जो जोड़ेंगे तो 85 और 15 कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा 100 हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का इस प्रकार 121 से संबंध, इसी प्रकार 5 से संबंध निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर 1 में 10 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 11 और 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। तो उसी प्रकार अगर हम 5 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 15 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया गया। तो 225 का ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन के अनुसार चलना है तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो कि आपके मैथ से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मैथ में। दिया गया नीचे दी गई भिन्नों को कौन सी संख्या इसमें से हमें बताना है कि 13/9 से जो है बड़ी है, बराबर नहीं है। ठीक है, 13/9 से भिन्न बराबर नहीं, इनमें से कौन सा है बताना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सभी को कर लेते हैं भाग पहले। ठीक है, पहले 13/9 19 को भाग करते हैं तो दशमलव में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.68। इसके बाद 39/57 को अगर हम भाग करते हैं तो 57 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.68। 91/133 को अगर हम भाग करते हैं 133 से तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 0.68 आ जाएगा। भाग कर ही लीजिएगा अपने आप से। 195/247 है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.78। फिर इसके बाद 208/304 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी कितना आता है? 0.68 आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 195/247 जिसका डिफरेंट आता है वैल्यू, बाकी सभी का क्या है? समान आता है। तो यहाँ पे सब बराबर कौन सा नहीं है, तो सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया है? 77 दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है?
समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो आपस में, ठीक है, उसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब ए बी सी, अगर हम बात करेंगे इस त्रिभुज की तो ए ये हो गया पॉइंट, बी ये हो गया पॉइंट, सी ये हो गया, तो इसको तीन ही भुजाएं क्या है, बराबर है। अब क्या है, मध्यिकाएं ए डी, ठीक है, मध्यिकाएं ए डी बी और सी अब एक दूसरे को बिंदु जी पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि इनकी मध्यिका और इनकी मध्यिका, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे जी बिंदु, ये जी बिंदु हो गया, ये जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गया ए डी और ये हो गया ए डी, ये हो गया बी ई, ठीक है, ये हो गया बी ई और इसके बाद आ जाता है सी एफ, ये हो गया सी एफ, ये हो गया आपका जी बिंदु जो कि प्रतिच्छेद होता है कहाँ पर, यहाँ पे इस बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि यदि चतुर्भुज बी डी जी एफ, चतुर्भुज बी डी जी एफ, ठीक है, कहाँ है बी डी, बी ये है, डी ये है और इसके बाद बी डी जी एफ, एफ ये है। तो इस वाले चतुर्भुज को हमें क्या बताना है, इस वाले चतुर्भुज का हमें जो है इस वाले चतुर्भुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल दिया गया है, बताना नहीं, क्षेत्रफल इसका दिया गया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है बी डी जी एफ का, कितना दिया गया है, 12√3, ठीक है। ये चतुर्भुज है बी डी जी एफ, बी डी जी एफ का क्षेत्रफल 12√3 दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा मतलब त्रिभुज ए बी सी की भुजा क्या है, यह ज्ञात करना है, ठीक है। अब चूंकि ए बी सी जो त्रिभुज है वो हमारा किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि उसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, उसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज बी जी एफ, बी जी एफ देखते हैं, बी जी एफ देखिए कहाँ पर है, बी जी एफ त्रिभुज ये वाला बी जी एफ की बात कर रहा है, मतलब कि इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, बी जी एफ। तो त्रिभुज बी जी एफ अगर हम देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये चतुर्भुज का आधा होगा, इस चतुर्भुज का आधा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मध्यिका पर है, बिंदु पर है, तो इसलिए त्रिभुज बी जी एफ का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 12√3/2 यानी कि 6√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा 6 × 6√3, ठीक है, 6 × 6√3, क्यों, क्योंकि त्रिभुज बी जी एफ जो है इसका एक छठवां भाग है, ठीक, इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज इसी प्रकार हैं जो कि सेम रहेंगे, मध्यिका है इसलिए सेम रहेंगे, तो इसलिए 6 × 6 कर देंगे, ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ये बराबर कितना है, 6 का 36√3 के मान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा अगर हम निकालते हैं, वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, तो इस तरीके से 6 और 2 12, तो 12 सेंटीमीटर जो होगा वो त्रिभुज का क्या हो जाएगी, भुजा का मान। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया यदि x + 1/y = 1 और y + 1/z = 1, तो हमें ज्ञात किसका करना है, z + 1/x का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है, इस प्रकार हमें दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर हम देखते हैं इस वाले को, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर अगर उधर लेकर जाएंगे तो 1 - y/1/y हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, y - 1/y हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एक समीकरण तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, y + 1/z बराबर 1 है, यहाँ से अगर 1/z निकालते तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/z बराबर 1 - y के, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमें निकालना है 1/x का मान, तो इस प्रकार हम इसको और 1/x कर देंगे उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y/y - 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पहला समीकरण, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और 1/z का मान हो जाएगा 1 - सॉरी 1
1/z बराबर 1 माइनस वाई आया है। हमें निकालना किसका है, z का मान। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, यह 1/1 माइनस वाई हो जाएगा। यानी कि z बराबर अगर निकालते हैं तो माइनस अगर इधर निकाल लेंगे तो 1/y-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों को हम कर देंगे जोड़। जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस 1/z हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, z प्लस 1/x। ये देखिए 1/x और z, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस 1/x हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इधर लिखते हैं, तो y/y-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में प्लस करके z का मान क्या है, आया है -1/y-1। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्लस लगा हुआ तो ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, y-1 है, तो ऊपर हो जाएगा y-1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगा। हमारा वैल्यू पे कितना आ जाएगा, 1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, z/1/x का वैल्यू 1 हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 79। 79 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड और इसका वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यहाँ ब्रैकेट करते हैं, माइनस से ब्रैकेट होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस से अगर ओपन होता है तो अंदर के जितने चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या देखिए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस वाई कट जाएगा। फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ओपन करेंगे तो प्लस एक्स जो है माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार नकल लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 80 नंबर दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक x के लिए व्यंजक x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x प्लस 2 विभाजक जो है ये किसका विभाजक है, ये बताना है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो व्यंजक दिया गया है वो px है। ठीक है, px बराबर मान लेते हैं इसको, ये दिया गया है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 3x प्लस 2, ये हमारा व्यंजक है। अब जहाँ x क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखते हैं। जब पूर्णांक है तो 1 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो x बराबर जब 1 रखते हैं तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो p1 बराबर 0 आ गया। अब इसी प्रकार x बराबर 2 जब रखेंगे तो हमारा p2 बराबर कितना हो जाएगा, p2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8 3 24 दूना 48। तो p2 बराबर 48 हो गया। अब x बराबर इसी प्रकार 3 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 3 रखेंगे तो p3 के बराबर क्या हो जाएगा, p3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3 गुणे 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम करते हैं तो 3 गुणे 9 में से 1 गई 8 गुणे 11 हो जाएगा। इसको गुणा करिएगा तो आपका 24 गुणे 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक है x के लिए व्यंजक क्या है, 24 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी 24 से विभाजित हो रहा है, ये भी 24 से विभाजित हो रहा है, तो 24 से विभाजित हो ही जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। किससे विभाजित हो रहा है, 24 से विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है, इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का हमें मान ज्ञात करना है। दिया गया है 4/³ माइनस क्यूब 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, तो यहाँ पे 9 की पावर 1/3 रख देते हैं, प्लस माइनस 3 की पावर 1/3 प्लस 1 कर देते हैं।
ठीक है। और ऊपर जो 4+1 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिया। इसके बाद अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है 3 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर, ठीक है, 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2/3 हो जाएगा माइनस 3 की पावर 1/3 हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ऊपर वाला जो है 3 की पावर जो है 3+1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 की पावर होल क्यूब, ठीक है। ये बराबर ही है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही बचेगा ऊपर, और प्लस करके इसी प्रकार 1 की पावर 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं तो ये भी ऊपर बराबर हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे हम लिख देंगे 3 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ऊपर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे सब ऊपर वाले में। तो वहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 की पावर 1/3 +1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 +1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका फाइनली क्या बचेगा 3 की पावर 1/3 +1, ठीक है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपका ऑप्शन में 3 की पावर 1/3 +1 दिया गया है, जो कि आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। तो हम इस तरीके से इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x³ - y³ बराबर 117/8 हो, ठीक है। क्या दिया गया है, x³ - y³ बराबर 117/8 दिया गया है, और x - y बराबर 3/2 दिया गया है। तो हमें निकालना है मान x² + xy + y²। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x³ - y³ का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है x - y, एक ब्रैकेट में होता है x² + y² + xy। हमें इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो x² + y² + xy बराबर हो जाएगा x³ - y³ अपान x - y, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का मान पता है 117/8 है, बटे x - y का मान पता है कितना है, 2/3 है, सॉरी 3/2 है। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 117/8 गुणे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, 2 3 9 27, ठीक है। तो 39/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39/4, सॉरी 39/4 मतलब कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मिता ने 534 रुपये की एक राशि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय अवधि पश्चात कुल 11,442 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया, हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं जो समय है वो कितना है, टी वर्ष के लिए निवेश किया गया। अब जो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर हम देखें तो साधारण ब्याज हमें पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज, इससे जो दिया गया है फार्मूला, मूलधन दिया गया मिश्रधन दिया गया, तो हम घटाएंगे उसको। मिश्रधन हमारा क्या दिया गया, 11,442 माइनस मूलधन जो दिया गया 9,534 दिया गया। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा ब्याज जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1,908 रुपये। अब प्रश्न के अनुसार वही निकाल लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। तो 1908 बराबर P का मान है 9,534 इंटू R का मान 4% इंटू T का मान निकालना है बटे 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व भी करना है, टी का मान यहाँ से आप पता चल जाएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग तो टी का मान आ जाएगा 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा आपको इसको वैल्यू, आंसर इसका हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है।
इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बताना है कि जो पासा भेजा जाता है और प्राप्त जो संख्या है उसकी बिल्कुल सही वर्ग और सही घन हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए अगर संख्या सही घन और सही वर्ग है तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, वो संख्या एक हो सकती है। ठीक, तो अनुकूल प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पासा की टोटल संख्या क्या होती है, 6 हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगी कुल उसकी जो संभावता है, जो प्रायिकता है उसकी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/6 इसके लिए सही है। 1/6 इसके लिए क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं। ठीक है, और 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो संभावना है कि 2 लड़कियों और 1 लड़के का चयन किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो है उसकी संभावना कितनी है कि 2 लड़कियां और 1 लड़के का चयन किया गया है। ठीक है, तो कितनी संभावना ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है फार्मूला लगाएंगे, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू ब्रेकेट में n-r का फैक्टोरियल, ये हम फार्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, NCR। तो यहाँ पे 2 लड़कियों और 1 लड़कों के चयन होने की जो संभावना वो कितना हो जाएगा, तो 15 लड़के हैं सॉरी 15 लड़कियां हैं, 15C2, 2 लड़कियों का चयन करना है इंटू 10 लड़के हैं, 10 लड़कियों में 1 लड़कों का चयन करना है तो C1 हो जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा, 15 10 25 C3, 2 1 3 टोटल चेंज करना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको हम NCR के रूप में तोड़ेंगे, इस वाले रूप में तोड़ लेंगे तीनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टोरियल अपान 15 और 2 का फैक्टोरियल, मतलब 15 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, 13 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 10 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1, 9 का फैक्टोरियल बटे 25 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल इंटू 10, 25 माइनस 3 मतलब 22 का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हम इसको तोड़ लेंगे। अब इसको और सॉल्व करिए तो 15 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 15 गुणे 14 और गुणे 13। फैक्टोरियल मतलब कि जहाँ से फैक्टोरियल लेना है वहाँ से लेकर 1 तक ऐसे गुणा करते हुए चले जाए। जैसे 15 का फैक्टोरियल है तो मतलब कि 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 और इस तरीके से गुणे 1 तक जाएंगे। तो हम 15 गुणे 14 गुणे 13 फैक्टोरियल कर दिया। नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणे 1, फिर इसके बाद 13 फैक्टोरियल तो 13 फैक्टोरियल को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 13 फैक्टोरियल को हम ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद इसमें 10 गुणे 9 फैक्टोरियल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और गुणे 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, बटे 25 गुणे 24 गुणे 23 और गुणे 22 फैक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है, और बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल, तो 1 हो जाएगा इसमें फैक्टोरियल कोई नहीं, इंटू 22 फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो, यहाँ फैक्टोरियल 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो 2 7 14 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बचेगा, 15 गुणे 7 और गुणे 10 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 25 गुणे 4 गुणे 23। ठीक है, ये बच जाएगा। यहाँ से फिर कैंसिल करिएगा, 4 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 3 से कैंसिल होगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। ठीक है, इसके बाद अब और कुछ कैंसिल पेंसिल करने लायक है नहीं, तो इसको अब गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 21/46 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। गुणा भाग करिएगा आप लोग यहाँ पर, तो 21/46 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है और इसी पर लगाना है क्वेश्चन, इस तरीके से आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 0 के, तो हमें व्यंजक का मान बताना है इसका सरलीकरण। अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, या तो इसको पूरा एलसीएम लीजिए, इसके बाद सॉल्व करिए, फिर इसका मान निकले, या फिर इसको P प्लस Q प्लस R बराबर 0 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसा मान निकालेंगे P और Q और R का मिनिमम मान मानेंगे, जिससे कि उसको गुणा या जोड़ने पर क्या जाएगा, जोड़ने घटाने पर 0 माना जाए। तो उस प्रकार उसी मान को हम इसमें P Q R में रख देंगे तो हमारा मान जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, तो P को अगर हम देखिए, P को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, P को मान लेते हैं P बराबर 2 है, Q को मान लेते हैं -1 हो गया, और R को भी मान लेते हैं -1। ठीक है, तो अब इसको देखिए जोड़िएगा
तो कितना आ जाएगा -1 -1 -2 और 2 -0। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। पी स्क्वायर दिया गया है, पी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 बटे पी स्क्वायर मतलब 4 माइनस क्यू इंटू आर मतलब कि -1, तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा बटे यहाँ पे फिर क्यू स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस पी इंटू आर मतलब कि 2, 2 एकम 2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी इंटू क्यू, पी का मान 2 है तो 2 और माइनस क्यू का मान 1 है तो 2 एकम 2 लेकिन +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3। तो 4/3 1/3 1/3 मतलब कि क्या तीनों के तीनों बराबर हैं तो ऊपर जोड़ लेंगे, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, 3 दूनी 6 तो 2 हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक कितना है, 31 है, ठीक है। और उनके LCM जो है लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक हैं 14 और 15, ठीक है। ये दो अन्य भाजक हैं, उनमें से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर लघुत्तम समापवर्तक के दो भाजक हैं तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या तो हो जाएगी 31 × 14, एक संख्या हो जाएगी 31 × 15, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। इसमें बड़ी संख्या कौन है 31 × 15, इनको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 465 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 465। इजी था, डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन, वो उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर 69 मीटर 92 मीटर और 115 मीटर लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। तो जब उच्चतम लंबाई पूछा जाता है तो इसके लिए हम निकालते हैं HCF, इन सभी का HCF निकाल लेंगे और जो हमारा HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनका HCF निकालिएगा, HCF इनका आएगा 23, तो 23 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि राजू x दूरी y गति से तय करता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज से चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं और अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे से चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि जो दूरी है x दूरी उसको हमें ज्ञात करना है। तो कुल दूरी इसमें बताया गया कितना है, कुल दूरी जो है वो कितना है x किलोमीटर मान लेते हैं। कुल दूरी कितना है x दिया गया है, x किलोमीटर है और सामान्य गति जो दिया गया है वो कितना दिया गया है y किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो प्रश्न के अनुसार अगर कुल दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं और अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर x कुल दूरी है और बटे जो चाल है वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे से चल रहा है, मतलब कि y - 3 अगर कर देते हैं और माइनस x/y जो है इसको कर देंगे तो उसको 30 मिनट अधिक लगता है, तो 30/60 कर देंगे, घंटा हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 हो जाएगा ये। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो LCM लेंगे, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y - y + 3 और नीचे हो जाएगा y × y - 3 बराबर 1/2, ठीक है। एक बटे दो हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, ये आपका क्या बचा यहाँ पे देखो 3 आ गया, 3 जो आया है वो 3 × x आया है, तो ये 3 × x आएगा तो 3 उधर चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा फाइनली x/y × y - 3 बराबर 1/6। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और इसी प्रकार दूसरी बार क्या कहता है कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यानी कि अगर हम दूसरी बार चाल निकालते हैं उसकी तो समय निकालते हैं तो x/y माइनस ये हमारा जो एक्चुअल समय हो गया, इसमें से x/y + 5 मतलब 5 किलोमीटर तेज चलता तो 5 हम y जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या है 30 मिनट कम लगते, तो ये बराबर के ये भी 30/60 हो जाएगा, ठीक है, घंटा हो जाएगा।
यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर। यहाँ पे फिर हम इसको एलसीएम लेंगे, x कॉमन करेंगे, इसमें एलसीएम हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 5 और प्लस क्या हो जाएगा y प्लस 5 प्लस y, ठीक है, ये हो जाएगा। ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली x/y इंटू वाई प्लस 5, और ये 5 जो है ये इधर चलाएगा तो 1/5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। इस प्रकार दो समीकरण बन गए। अब क्या करेंगे, दो समीकरण को, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग करते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से भाग करते हैं। तो पहला समीकरण तो यह है, दूसरा समीकरण यह है, तो इन दोनों को हम भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो हमारा देखिए समीकरण 1 को किससे भाग करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से भाग करते हैं इस तरीके से। तो समीकरण 1 को जब समीकरण 2 से भाग करेंगे तो हमारा फाइनली वैल्यू बचेगा y प्लस 5/y-3 बराबर 5/3 बचेगा। इसको पक्षांतर इधर उधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 15 बराबर के हो जाएगा ये 5y-15, ठीक है। इसके बाद हम इसको और पक्षांतर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2y बराबर 30, y बराबर हो जाएगा हमारा 15। हमें दूरी निकालना था, यानी कि x का मान निकालना, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं इसमें। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसमें हम मान रखते हैं तो x/y का मान है 15 इंटू 15 माइनस 3 बराबर 1/6। 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 12×15, ठीक है। तो यहाँ से 6×2 = 12, तो x बराबर 15×2 = 30 किलोमीटर हो जाएगा। फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, और यही हमें निकालना था दूरी। तो कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए यह x से y तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर y से x तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गाड़ी चलाता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। अब औसत चाल जब निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसको लगा देते हैं। दो स्पीड इसमें दिया है तो 2s1 प्लस s2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा औसत चाल निकल जाता है। तो 2 गुणे ये हो जाएगा 96 गुणे 132/96 प्लस 132, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 96 गुणे 132 प्लस जो है इसको जोड़ेंगे 228 आ जाएगा। अब इसको आप भाग करिएगा तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 111.16 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, एवरेज स्पीड 111.16 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया गया है इस तरीके से ऑप्शन में, आपको डी पार्ट में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेस में 3 प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस मशीनें हैं, ए, बी और सी हैं। मशीन ए जो है 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है। मशीन बी इसी काम को 10 घंटे में कर सकती है और मशीन सी इसी काम को 12 घंटे में कर सकती है, ठीक है। तो सभी मशीनों को सुबह 9 बजे जब शुरू कर दिया जाता है तो मशीन ए को सुबह 11 बजे फिर बंद कर देते हैं, और मशीन बी सी लगातार काम करती रहती हैं। दोपहर 12 बजे मशीन बी को बंद कर दिया जाता है और शेष काम को मशीन सी अकेला पूरा कर सकती है। तो काम के समाप्त होने का लगभग समय क्या है ये बताना है, ठीक है। काम के समाप्त होने पर लगभग समय क्या है। अब देखिए लिखा हुआ बड़ा, बाकी इसमें है कुछ नहीं। अब देखिए अगर प्रश्न के अनुसार देखें तो ए के क्या कहा गया है कि ए जो है ए 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट करती है, ठीक है। ए को 10,000 पेज छापने में कितने समय लगते हैं 8 घंटे लगते हैं। तो ए के द्वारा 1 घंटे में कितने समय लगेगा, ए के द्वारा 1 घंटा अगर ये प्रिंट करती है तो कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में छापे गए नहीं 1 घंटे में छापे गए पेजों की संख्या कितनी होगी। तो 10,000 पेज 8 घंटे में छापती है तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1225 पेज जो है छापेगी 1 घंटे में छापती है, ठीक है। 1250 पेज 1 घंटे में छापती है। तो मशीन ने सिर्फ 2 घंटे काम करा, क्यों, 9 बजे शुरुआत हुआ,
9 बजे जो है मशीन क्या करते हैं, 9 बजे शुरू हो गया और फिर ए मशीन को 11 बजे बंद कर दिया जाता है। तो ए मशीन मतलब 9 2 11, 2 ही घंटे काम किया ये। तो ए के द्वारा 2 घंटे में जो काम किया गया वो कितना काम किया गया, तो ए के द्वारा 2 घंटे में काम किया गया 1250 गुणे 2, यानी कि इसने टोटल छापे 2500। इसने कितने छापे, 2500 पेज छाप दिए 2 घंटे में। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। अब जो मशीन बी है उसके द्वारा भी 10,000 पेज छापने में कितने समय लगता है, बी के द्वारा 10,000 पेज छापने में 10 घंटे का समय लगती है टोटल। ठीक है, तो अब बी के द्वारा अगर हम निकालते हैं, बी के द्वारा 10,000 पेज 2 घंटे में 10 घंटे में छापती है, तो 1 घंटे में बी कितना छापेगी, 1 घंटे में बी कितना छापेगी, तो 10,000 बटे 10 हो जाएगा, यानी कि 1,000 पेज जो है बी छापेगी 1 घंटे में। तो बी कितना काम किया, तो बी के द्वारा 1,000 पेज 1 घंटे में छापा गया, तो बी ने कितने घंटे काम किया है, तो देखिए बी का 9 बजे सभी मशीनें शुरू की गई। अब दोपहर 12 बजे मशीन बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे बी बंद हो गई, यानी कि बी मात्र 3 घंटे काम करी। तो बी के द्वारा 3 घंटे में कितना पेज छापा गया फिर, तो बी के द्वारा 3 घंटे में 1,000 पेज 1 घंटे में छापती है, तो गुणे 3, तो यानी कि 3,000 पेज जो है बी ने छाप दिया। 3,000 पेज किसने छाप दिया, बी ने छाप दिया। ठीक है, 3,000 पेज किसने छाप दिया, बी ने छाप दिया। तो इस प्रकार हमारा जो अब जो पेज बचेगा टोटल वो किसके द्वारा काम करा जा रहा है, वो अब सी अकेले पूरा काम करती है। शेष काम को सी कौन करती है, अकेले काम करती है सी। अब सी के द्वारा अगर हम देखेंगे तो ए और बी के द्वारा जो छापे गए काम कितने हो गए, 3 2 5, 5,500 पेज जो है ए और बी ने छाप दिए टोटल। ठीक है, 5,500, 5,500 पेज जो है ए और बी के द्वारा छाप दिया गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, जुड़ गया। तो इसके बाद अब टोटल जो शेष पेज कितने बचे, तो टोटल पेज जो बचे हैं वो कितने हैं, टोटल छापना हमें 10,000 पेज, तो शेष पेज बचा है 10,000 माइनस 5,500, यानी कि इसको घटाएंगे तो हमारा टोटल अब छापना है 4500, जो ये काम करेगी सी। तो सी के द्वारा 10,000 पेजों को छापने में कितना समय लगी है, तो सी लेती है 12 घंटे काम करने में। ठीक है, सी कितना लेती है, 12 घंटे। तो सी के द्वारा अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे में कितना छापेगी, सी 1 घंटे में कितना छापती है, तो 10,000 पेज बटे 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2500 बटे 3 पेज छापेगी। ठीक है, तो सी द्वारा 4,500 पेज छापने में लगा समय। ठीक है, 4,500 पेज छापने में लगा समय कितना लगेगा सी के द्वारा, तो 4500 बटे 2500 बटे 3, तो ये हो जाएगा ऊपर गुणे 3 करके। ठीक है, तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आम 25, 5 9 45, तो 9 त्रिक 27 बटे 5, तो 9 त्रिक 27 बटे 5 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, 27 बटे 5 घंटे किसको लगेंगे, सी को छापने में लगेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जो समय होगा वो समय कितना हो जाएगा, तो इसको हम निकालते हैं, और तो 5 से डिवाइड करें तो 5 हम 25 प्लस 2 बटे 5 घंटे बचेंगे। 2 बटे 5 घंटे को 60 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 घंटा। 60 से गुणा करेंगे तो 5 12 12 दूना 24 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 24 मिनट लगता है, यानी कि यदि सभी मशीनें 9 AM पर शुरू होती हैं तो उसको समय कितना लगेगा पूरा काम कर खत्म करने, तो 5 घंटे 24 मिनट बाद, यानी कि 2:24 पर जो है काम जाके समाप्त होगा, इतना समय लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2:24 पर, 2:24 दोपहर, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 हो गया, अब देखते हैं 92। 92 नंबर क्वेश्चन की एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित करते हैं और 4 को भागफल में से घटा देते हैं। तो यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या है इस प्रकार। ठीक है, कैसे लगाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे संख्या हमारी क्या है, संख्या हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, संख्या हमारी x है, तो x में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम x में 7 जोड़ते हैं और फिर जो योग आया इसमें क्या है 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 5 से हमने इसमें गुणा कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि फिर गुणनफल को 3 से विभाजित कर देते हैं, तो 3 से हमने इसको विभाजित कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर है अब जो भागफल आया है 3 से विभाजित किया और 4 को क्या है भागफल में से घटा देते हैं, तो ये भागफल जो आएगा ये बराबर -4 कर देंगे,
तो ये परिणाम जो होगा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -4 होगा तो बराबर नहीं लगेगा, ठीक है, ये -4 हो जाएगा और ये परिणाम कितना आ जाता है, 16 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें मूल संख्या यानी x का मान ज्ञात करना, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर हम लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 5x + 7 × 35 - 4 × 12/3 बराबर 16 के। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा प्लस 35 - 12 मतलब 35 - 12 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये जाएगा 16 × 3 = 48, उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 5x बराबर हो जाएगा 48 - 23, यानी कि 8 में से 3 गई 5, 4 में से 2 गई 2, 5x बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो हमारी वो मूल संख्या कौन सा है, 25 मतलब 5 है, तो आंसर इसका हो जाएगा 5, डी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या 2 × 16, यहाँ 2 × 16 नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x16, मतलब ये कोई संख्या है हमारी 2x16, ठीक है, 2x16, 2x16, ये हमारी एक संख्या है कोई, इसको 4 और 9 से विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाज्य 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या जो आता है हमारा कितना आता है, 9 का वर्ग आता है, 9 का वर्ग मतलब 81 आ जाता है। तो x का हमें मान ज्ञात करना कि यहाँ पे x पे कौन संख्या होगी, क्योंकि 4 और 9 से विभाजित जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 9 चौक 36, तो 36 हो जाएगी वो सबसे छोटी संख्या। तो प्रश्न के अनुसार 2x16 को हम 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मान आ जाता है 9², ये हमें कहा गया, यानी 2x16 बटे 36 बराबर 81, यानी 2x16 बराबर हो जाएगा 36 81 गुणे 36, यानी 2x16 बराबर हो जाएगा 81 गुणे 36 मतलब 2916। तो यहाँ पे अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है वैल्यू, 216 दिया गया है, x की जगह पर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा 9, फाइनली आंसर x बराबर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x16 एक कोई संख्या है, मतलब कौन सी संख्या हो जाएगी वो 2916 है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी जो है विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं इस तरीके से, और गणित, ये गणित वाला चार्ट है, ये इंग्लिश वाला चार्ट है, ठीक है। अब इसमें बता रहा है 40% अभ्यर्थी किसमें गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए अंग्रेजी में, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि 10% दोनों में फेल हो गए। तो गणित में टोटल कितने फेल हो, 10 ये फेल हो गए, तो 30 प्लस ये फेल हो गए, 30 40 टोटल गणित में फेल हो गए, और इंग्लिश में 30 फेल हुए, तो 10 ये दोनों में फेल है, तो 10 + 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार फेल की संख्या के जो है 30 10 40 20 50, 30 10 40 20 60, 60% विद्यार्थी टोटल फेल हो गए। तो टोटल पास विद्यार्थी तो 100% टोटल होता, तो 60 में घटा देंगे तो 60, 100 में से 60 जाएगा तो 40% हो जाएगा इसका राइट आंसर। 40% टोटल पास, हमें उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत बताना था, तो 40% पास है, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब 36% अंक प्राप्त कर जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। उसने 28% अंक जो है प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, मतलब 28% अंक प्राप्त किया और 6 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितना है, मतलब कि 28 अंक प्राप्त किया 28%, अगर 6 अंक और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यानी 28 + 6 ये बराबर 36% के है, दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं 75, तो हो जाएगा 36% - 28%, ठीक है। 36 - 28 कितना हो जाएगा, 8% बराबर 6, तो 8% बराबर 6 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6/8। तो 100% जो हमारा पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, 6/8 गुणे 100। यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 1000, 4 25 संयम 100, 2 तियाँ 6, 25 तियाँ 75, तो हमारा पूर्णांक कितना था, 75%, सॉरी 75 हमारा पूर्णांक था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 75 नंबर क्या था, पूर्णांक था। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96।
96 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो हमें मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, x का मान हम रख देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पे माइनस वन अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस वन अपान नीचे भी यही हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस वन। ठीक है, तो देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको एक साथ ले आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को एक साथ ले आएंगे तो हमारा बचेगा इधर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हमारा बच जाएगा। नीचे भी इसी तरीके से हम करते हैं, अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस वन को इसके साथ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा टू सेक थीटा और प्लस इंटू tan थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है ही है प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे सेक स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा प्लस tan इंटू tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। यहाँ से देखिए टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, टू tan स्क्वायर थीटा ऊपर, तो ऊपर हम क्या करेंगे, टू tan थीटा हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा बच जाएगा ऊपर। नीचे हम इसी प्रकार अगर करते हैं तो टू सेक थीटा हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से साइन थीटा सेक थीटा कट जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो tan थीटा बटा सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसको और थोड़ा साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, वन अपान सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बटे वन कर देंगे। यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा साइन थीटा, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, आंसर साइन थीटा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, तीन भागीदार ए बी और सी कुल रुपए जो लगाते हैं 2,40,000 रुपए जो है इन्वेस्ट करते हैं, वर्ष के अंत के लाभ के रूप में ए को कितना मिलता है 15,000। ठीक है, बी को कितना मिलता है 20,000, सी को कितना मिलता है 25,000, तो तीनों को यह लाभ प्राप्त होता है। अब ए और सी के द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनके लाभ का अगर अनुपात निकालते हैं तो ये निकाल देते हैं अनुपात, यहाँ से 3 0 और 3 0 कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या 15 20 25, यानी 5 × 3 = 15, 5 × 20, 5 हम 25, मतलब कि इनका जो लाभ का अनुपात आ गया 3:4:5 आ गया तीनों का। ठीक है, तो लाभ का अनुपात जो होता है वो निवेश के अनुपात के बराबर होगा, मतलब यही हो जाएगा। तो अब ए और सी के द्वारा एक साथ, ए और सी के द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था, तो कुल राशि निवेश हुआ था 2,40,000 रुपये बटे टोटल जो दिया गया निवेश वो कितना है 4 3 7 5 12, और ए और सी इसमें से अगर देखा जाए तो कितना है 5 3 8, तो 8 से गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 3 8 24, और इस तरीके से 8 दूनी 16, तो 1,60,000। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1,60,000। ए और सी के द्वारा कुल निवेश 1,60,000 किया गया, जो कि हमारा दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी कीमत
मरम्मत पर 410 रुपये खर्च कर दिए। उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, ठीक है। और बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी ने इसे अंत में 10% के लाभ पर 2288 में बेचा। तो वस्तु के लिए ए ने कितना रुपए भुगतान किया ये बताना, ठीक है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ए ने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, मतलब 30% के लाभ मतलब 3/10 कर देते हैं इसको। तो 10 रुपये का सामान 13 रुपये लाभ पर बेच दिया किसको, बी को। तो ये बी ने 13 रुपये दिए, ये इसका कास्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हो गया, तो 13 रुपये बी के द्वारा दिया गया। बी ने क्या किया, इसे 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब कि 2/10 यानी कि 2 एक कम 2 पंचे 10, 1/5 यानी कि 5 रुपये की सामान 4 रुपये में बेच दिया किसको, सी को बेच दिया। तो सी के द्वारा कितना भुगतान किया गया, 4 रुपये। इसके बाद सी उठा, इसको 10% के लाभ पर बेच दिया फिर, यानी कि 1/10 यानी कि 10 रुपये का सामान इसने 11 रुपये में बेच दिया फाइनली। और जो 11 रेशियो के बेचा वो कितना, 2288 में बेचा। अब 2288 तुरंत हम इसको बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सी का यहाँ पे रुपया दिया गया 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बी के द्वारा दिया गया 13 रुपये है, और यहाँ पे 5 रुपये दिया गया। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सेम है, ठीक है। क्योंकि ये बी का जो 13 रुपये है इसके बराबर होना चाहिए, 13 रुपये में खरीदा था तो 13 रुपये में यहाँ पे होना चाहिए थे। और 4 रुपये में सी के द्वारा खरीदा 10 रुपये है, तो यहाँ पर भी इसको हम इसके बराबर करेंगे, तब ये जाके हमारा निकाला। कैसे बराबर करेंगे, चलिए बराबर करते हैं। पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऊपर हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, और नीचे अगर हम 13 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो है 13 पच्चे 65 हो जाएगा ये, और ये 10 पच्चे 50 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65। तो अब हमारा बी जो है बराबर हो गया। अब इसी प्रकार हम नीचे के सी वाला को बराबर करते हैं, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 10 है। तो 52 में 10 क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुणा कर देंगे गुणे 10 से, और यहाँ पे हम गुणे 52 कर देंगे। तब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 650, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 520, और ये हमारा वैल्यू 52 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 520 और ये हो जाएगा 11 गुणे 52, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 520 बराबर सी हो गया। लेकिन अब हमारा बी जो है डिसबैलेंस हो गया। तो 65 जब यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे हम गुणे 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 650 और ये हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। इस प्रकार तो अब बराबर हो गया 650 ये हो जाएगा हमारा, और ये 500 650। तो अब इस तरीके से हम जो फाइनल वैल्यू जो बेचा गया है सी के द्वारा वो 11 गुणे 52 रेशियो के बराबर के बेचा गया है 2288 रुपये, ठीक है। यहाँ से 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 208/52 के, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, ए ने एक वस्तु जो खरीदा था तो ए के कितना भुगतान किया ये हमें निकालना है। तो ए के द्वारा जो भुगतान किया गया था वो कितना है, 500 रुपये भुगतान किया गया था, ठीक है। 500 रेशियो, तो 500 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 208/52 गुणे 500, ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब इसको हम और कैंसिल करते हैं, तो 52 को किससे कैंसिल करेंगे, 13 से अगर कैंसिल करते हैं तो 13 चौके 52, 13 एकम 13, 7 13 छक 78, 4 चौक 16। तो हमारी फाइनल बनी आ जाएगी 4 पंचे 20, तो 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये ए के द्वारा खरीदा गया। लेकिन उसने जो 2000 रुपये खरीदा वो कितना, 410 रुपये जब मरम्मत भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसका हमें निकालना था कि कितना भुगतान किया था ए ने। तो 2000 नहीं भुगतान किया था, इसमें 410 रुपये भी जुड़ा हो, तो ए के द्वारा जो भुगतान राशि है वो हम क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 माइनस 410 यानी कि 1590 रुपये। तो फाइनली हमारी 1590 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1590 रुपये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 सेम टू सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, जैसे मैंने किया है इसको करिएगा, इसका हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। एक वस्तु खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 515 खर्च करता है, फिर बी को 20% लाभ पर बेच देता है, फिर बी से सी को 10% हानि पर बेच देता है, फिर सी से 30% के लाभ पर 2808 में बेच देता है। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंक बदले हुए हैं। आपको लगा के हमें इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। कितना आंसर 99 का आएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है। अब मान लेते हैं त्रिभुज पहले कोई बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है।
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए डी क्या है, मध्यिका है, तो ए डी मध्यिका हम डाल लेते हैं। अब ए डी पर जी इस तरह से बिंदु है कि ए जी और अनुपात जी डी बराबर 2:1 है, ठीक है, ये जी बिंदु हो गया। तो ए आर मतलब आर्क जो कहते हैं इसको, आर्क त्रिभुज ए बी जी, ए बी जी, ए बी जी का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी जी और त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी जी और त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी जी, इसका हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज किसके बराबर होगा ये बताना है। तो यहाँ पे बी डी अपान डी सी, ठीक है, बी डी अपान डी सी बराबर 2:3 हो जाएगा, ठीक है, कि 2:1 ये दिया गया है, तो ये हमारा जो वैल्यू होगी तो इन दोनों का मध्य बिंदु अगर हम निकालते हैं बी डी का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ठीक है, ये क्यों हो गया बी डी का मध्य बिंदु यहाँ पे। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 हो जाएगा, और ये 2:1 3, ये 2:1 3 जो दिया गया ये 3 इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा डी सी के, क्योंकि ये जहाँ पे क्यों है ये क्या है, मध्य बिंदु है बी डी का, बी डी का मध्य बिंदु है। तो बी टी बी क्यू, ठीक है, बी क्यू अनुपात बी पी, बी क्यू अनुपात बी डी, बी क्यू अनुपात बी डी, बी डी बराबर दिया गया है 1:2 के हो जाएगा, ठीक है, 1:2 के हो जाएगा। और ए डी ठीक है इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बीपी अनुपात बीसी बराबर दिया गया है बीपी बी डी, बी डी अनुपात बीसी, बी डी अनुपात बीसी कितना हो जाएगा, बी डी बी डी अनुपात बी सी, बी डी बराबर दिया गया है 1:1:2 अनुपात बी सी का मान दिया गया है 1:2+3=5, यानी 2:5 के हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके से देखते हैं तो बी क्यू अनुपात बी सी बराबर हो जाएगा 1:5, ठीक है, बी क्यू अनुपात बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1:5। तो इस तरीके से आर्क आर्क ए बी क्यू, ठीक है, ए बी क्यू त्रिभुज ए बी क्यू अनुपात आर्क त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एच, ठीक है, ये मान जो है इसकी मान ऊंचाई मान लेते हैं ये है एच, तो एच इंटू बी क्यू बराबर ये अनुपात के 1/10 एच इंटू बी सी के, ठीक है, तो यहाँ से बी क्यू अनुपात बी सी बराबर हो जाएगा 1:5 के, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 1:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।